हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है कौस्तुभ आहिर और सीएसएम ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आप सभी का इस वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो बेसिकली दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किसी भी फुटिंग के लिए स्टील क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीबीएस, दैट इज विद द हेल्प ऑफ बार बेंडिंग स्केड्यूल। कैसे हम किसी भी टाइप ऑफ फुटिंग की स्टील क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर आज सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें यह जानना होगा कि फुटिंग का बीबीएस बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डिटेल्स होना बहुत जरूरी है। उसमें से सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ डिटेल ये है दोस्तों कि हमारे पास उस फुटिंग की साइज होना बहुत जरूरी है। तो साइज यानी कि फुटिंग की जो लेंथ है, जो डेप्थ है, जो विड्थ है, ये डिटेल्स हमारे पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो सेकंड टाइप ऑफ डिटेल है वो ये है दोस्तों कि फुटिंग में जो स्टील फिक्स होने वाला है वो कैसे होने वाला है, ये भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या फुटिंग के अंदर ओनली बॉटम मेश फिक्स होने वाली है या फिर बॉटम मेश के साथ क्या टॉप मेश भी फिक्स होने वाली है, इस टाइप के डिटेल्स भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो थर्ड एंड फाइनल टाइप ऑफ डिटेल है वो ये है दोस्तों कि फुटिंग के अंदर जो भी रीइंफोर्समेंट बार्स फिक्स होने वाले हैं उनका डायामीटर क्या है, उनका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग क्या है, ये डिटेल्स भी हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ डिटेल्स अगर आपके पास है तो आप आसानी से किसी भी फुटिंग के लिए बीबीएस बना सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग जो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो ये है दोस्तों कि फुटिंग के अंदर स्टील कैसे फिक्स होता है, कैसे रीइंफोर्समेंट बार्स को वहाँ पे फुटिंग के अंदर प्लेस किया जाता है, सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे जो फुटिंग के डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं, फुटिंग की लेंथ, डेप्थ, विड्थ, ये डिटेल्स मैंने कहाँ से लिए हैं, ये डिटेल्स हमको कहाँ से मिलेंगे, किस ड्राइंग से मिलेंगे, और उसके साथ ही फुटिंग के अंदर जो स्टील प्लेस किया जाएगा उसके डिटेल्स हमको कहाँ से मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। बट सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि फुटिंग के अंदर स्टील को कैसे प्लेस किया जाता है। ऑलराइट, तो मान के चलिए ये आपका फुटिंग का प्लान व्यू है। तो ये हो गई आपकी फुटिंग की शॉर्टर साइड, राइट, और ये हो गया आपकी फुटिंग की लॉन्गर साइड। अब सबसे पहला तो रूल ये है दोस्तों कि फुटिंग में जब भी मेन बार्स प्लेस किए जाते हैं तो बेसिकली फुटिंग के अंदर 2 मेजर टाइप्स ऑफ बार्स होते हैं। एक होता है मेन बार और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो उसमें से जो मेन बार्स हमेशा जो फुटिंग में प्लेस किए जाते हैं वो हमेशा फुटिंग के बॉटम साइड में प्लेस किए जाते हैं। ऑलराइट, और दूसरा रूल ये है कि वो मेन बार्स हमेशा प्लेस किए जाते हैं पैरेलल टू द शॉर्टर साइड ऑफ द फुटिंग। ऑलराइट, हमेशा जो मेन बार्स होते हैं वो हमेशा प्लेस किए जाते हैं फुटिंग के अंदर ऑलवेज पैरेलल टू द शॉर्टर साइड ऑफ द फुटिंग। और उसी तरीके से हमारा जो सेकेंड रूल है वो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं फुटिंग के अंदर वो हमेशा प्लेस किए जाते हैं पैरेलल टू द लॉन्गर स्पैन ऑफ द फुटिंग। ऑलराइट, और एक चीज ये है कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्लेस किए जाते हैं ऑन द टॉप ऑफ द मेन बार्स। ऑलराइट, तो ये 2 रूल्स हमेशा आपको याद रखने हैं। इन 2 रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमेशा फुटिंग में स्टील को प्लेस किया जाता है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये जो डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिए इस फुटिंग के लिए, इसकी लेंथ, डेप्थ, विड्थ, तो ये सारे डिटेल्स हमको कहाँ से मिलते हैं। और उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि इस फुटिंग के अंदर जो स्टील फिक्स किया जाता है उसके डिटेल्स हमको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों हमें ये ड्रॉइंग रेफर करनी होगी जिसका नाम है फुटिंग्स एंड कॉलम डिटेल्स। तो इस ड्राइंग में आपको फुटिंग के रिगार्डिंग सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। जो भी डिटेल्स आपको बीबीएस बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो सारे डिटेल्स आपको इस फुटिंग्स एंड कॉलम डिटेल्स ड्राइंग में मिल जाते हैं। ठीक है, अब इस ड्राइंग के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे टॉप में एक टेबल हमको दिया गया है जिसका नाम है फुटिंग स्केड्यूल। लेट मी जस्ट जूम इट। तो इसको अगर आप लोग देखेंगे, इस टेबल का नाम है फुटिंग स्केड्यूल। तो क्विकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस टेबल के अंदर क्या क्या डिटेल्स हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो कॉलम है इस टेबल के अंदर वो है फुटिंग नंबर्स। तो इस कॉलम में हमको सारे फुटिंग नंबर्स दिए हुए होते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हर एक फुटिंग को कुछ नंबर दिया जाता है आरसीसी ड्राइंग के अंदर उसकी साइज के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो ये फुटिंग नंबर्स यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि FC1 to FC4 इस तरीके के 4 फुटिंग नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है वो है कॉलम नंबर्स।
अब इसमें सारे कॉलम नंबर्स मेंशन किए जाएंगे। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जितने भी कॉलम्स कास्ट होने वाले हैं उन हर एक कॉलम को यहाँ पे कॉलम नंबर दिया जाता है। और जो भी सिमिलर साइजेस के कॉलम्स है, जो भी सिमिलर डिटेल्स के कॉलम्स है, उनको एक ग्रुप में लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो में आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं, C1, C4 एंड C12। अब इसको रीड कैसे किया जाता है इस टेबल को? तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि इन 3 कॉलम्स के नीचे FC1 टाइप ऑफ फुटिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रीड करना है। सिमिलरली जो सेकंड रो में ये जितने भी कॉलम्स है उनके नीचे FC2 टाइप ऑफ फुटिंग वहाँ पे कंस्ट्रक्ट होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस टेबल को रीड करना होता है। उसके बाद जो थर्ड कॉलम है वो है फुटिंग टाइप। तो बेसिकली इस कॉलम में आपको फुटिंग का टाइप पता चलेगा, क्या वो पैड फुटिंग है, क्या वो बॉक्स फुटिंग है, क्या वो इसेंट्रिक फुटिंग है। तो बेसिकली आपको फुटिंग टाइप यहाँ पे बताया जाएगा इस कॉलम के अंदर, थर्ड कॉलम के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है पीसीसी डायमेंशंस। तो बेसिकली जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर एक फुटिंग के नीचे सबसे पहले पीसीसी बेड कास्ट किया जाता है, राइट? और उस बेड के ऊपर ही हमेशा फुटिंग को कास्ट किया जाता है। तो उस बेड का हर एक फुटिंग के नीचे जो पीसीसी बेड आने वाला है उसका साइज भी यहाँ पे दिया हुआ होता है इस टेबल के अंदर। तो जैसे कि फॉर दिस FC1 फुटिंग इस पीसीसी बेड का साइज यहाँ पे दिया है 1400 बाय 1400 बाय 100। तो इसकी लेंथ हमको दी गई है, इसकी विड्थ भी दी गई है और इसकी पीसीसी बेड की थिकनेस भी यहाँ पे दी गई है, राइट? सिमिलरली उसके नेक्स्ट कॉलम में हमको फुटिंग डायमेंशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगेन जो फुटिंग की लेंथ है, उसकी विड्थ है, उसकी डेप्थ है, ये सारे डिटेल्स हमको इस कॉलम में मिल जाएंगे। और फाइनली उसके बाद लास्ट कॉलम है फुटिंग रीइंफोर्समेंट। अब यहाँ पे बेसिकली फुटिंग के अंदर जो भी स्टील फिक्स होने वाला है उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फुटिंग में बॉटम मेश भी हो सकती है और उसके साथ टॉप मेश भी हो सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली बॉटम मेश में जो स्टील फिक्स होने वाला है उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डायमीटर ऑफ बार। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इस फर्स्ट रो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ बार दिया गया है 8 mm, T8 मतलब 8 mm डाया बार एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये हो गई हमारी स्पेसिंग, ऑलराइट? तो जैसे कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा था कि चाहे वो बॉटम मेश हो या टॉप मेश हो, दोनों मेश में यहाँ पे मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्लेस किए जाते हैं, राइट? बोथ टाइप्स ऑफ द बार्स आर अवेलेबल बोथ इन बॉटम मेश ऑल्सो एंड इन टॉप मेश ऑल्सो। तो इसी वजह से यहाँ पे मेन बार्स का डायमीटर और उनकी स्पेसिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बार का डायमीटर और उनकी स्पेसिंग, ये दोनों टाइप्स ऑफ डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं इस टेबल के अंदर, बॉटम मेश के लिए भी और टॉप मेश के लिए भी, ऑलराइट? तो ये सारे डिटेल्स अभी हम लोग यूज करने वाले हैं फुटिंग का बीबीएस बनाने के लिए, करेक्ट? तो चलिए अभी फिर से हम लोग प्रेजेंटेशन फाइल में चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, ओके? उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये फुटिंग के साइजेस जो हमने लिए हैं वो किस फुटिंग टाइप के लिए लिए हैं, बेसिकली किस फुटिंग के लिए हम लोग बीबीएस बनाने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, ये मैं पहले आप लोगों को बताता हूं। तो बेसिकली इसी सेम ड्राइंग में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये जो FC3 फुटिंग है, तो एक रैंडम फुटिंग हमने यहाँ पे कंसिडर की है विच इज FC3। इस FC3 के जो डायमेंशंस है, FC3 फुटिंग के जो डायमेंशंस है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेंथ है इसकी 1500 mm। तो यहाँ पे हमने ये लेंथ ली है 1500। इस फुटिंग की विड्थ है 1350 mm। तो सेम विड्थ हमने यहाँ पे भी ली है और इस फुटिंग की डेप्थ है 400 mm, राइट? तो सेम डेप्थ हमने यहाँ पे भी ली है। तो बेसिकली हम इस FC3 फुटिंग के लिए इस वीडियो के अंदर बीबीएस बनाने जा रहे हैं, ऑलराइट? अब चलिए देखते हैं कि सबसे पहला कौन सा स्टेप हमको फॉलो करना होता है बीबीएस बनाते समय। तो दोस्तों सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना होता है टोटल नंबर ऑफ बार्स, ऑलराइट? जो भी हमारे टॉप मेश में और बॉटम मेश में मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्लेस होने वाले हैं, तो सभी मेन बार्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए हमें कैलकुलेट करने होते हैं टोटल नंबर ऑफ बार्स, ऑलराइट? तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था इस पर्टिकुलर टेबल में FC3 फुटिंग में, अगर आप लोग इस फाइनल कॉलम में देखोगे फुटिंग रेनफोर्समेंट कॉलम में, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बॉटम मेश भी फिक्स होने वाली है और इस फुटिंग के अंदर टॉप मेश भी फिक्स होने वाली है, राइट? बेसिकली यहाँ पे अगर बॉटम मेश के डिटेल्स और टॉप मेश के रीइंफोर्समेंट डिटेल्स अगर दोनों दिखाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर फुटिंग में दोनों बॉटम मेश भी और टॉप मेश भी फिक्स होने वाले हैं। तो हमें बेसिकली दोनों मेश के लिए क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करनी होगी, ऑलराइट?
तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बॉटम मेश की क्वांटिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। बॉटम मेश में सबसे पहले जो मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स प्लेस होने वाले हैं उनकी क्वांटिटी हम लोग, उनके नंबर ऑफ बार्स हम लोग सबसे पहले निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हम लोग देखेंगे कि टॉप मेश की क्वांटिटी हमें कैसे निकालनी है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पहले मेन बार्स की क्वांटिटी यहाँ पे निकालेंगे, नंबर ऑफ मेन बार्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब उसके लिए हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना होता है जो है लेंथ ऑफ द लॉन्ग स्पैन -2 टाइम्स क्लियर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग +1। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस फॉर्मूला के अंदर नंबर ऑफ मेन बार्स कैलकुलेट करने के लिए हमने इस फॉर्मूला में लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन ही क्यों कंसिडर किया है, हमने क्यों यहाँ पे लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन कंसिडर नहीं किया, उसके बाद क्यों हमें ये क्लियर कवर इसमें से सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, इस स्पैन में से। उसके बाद हम लोग ये भी जानेंगे कि हमें स्पेसिंग से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे इसमें 1 ऐड क्यों करना होता है, क्या ये हमें हर बार ऐड करना होता है या फिर क्या ये हमें कभी कभी ऐड करना होता है। तो ये सारे डिटेल्स सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि हमारा जो पहला रूल हमने देखा था कि मेन बार जो है वो हमेशा प्लेस होते हैं पैरेलल टू द शॉर्टर साइड ऑफ दैट फुटिंग, करेक्ट। किसी भी फुटिंग में मेन बार जो होते हैं वो हमेशा प्लेस होते हैं पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन ऑफ द फुटिंग, करेक्ट। तो इसीलिए अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो इस तरीके से वो मेन बार्स यहाँ पे प्लेस किए जाएंगे, राइट, पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन ऑफ द फुटिंग। अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो ऑब्वियसली आपको ये लॉन्गर स्पैन कंसिडर करना होगा, करेक्ट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये जो लॉन्गर स्पैन है इसमें से सबसे पहले हम लोग 2 टाइम्स क्लियर कवर इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों साइड से क्लियर कवर को हम लोग इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि जब भी हम फुटिंग के अंदर स्टील को फिक्स करते हैं तो हम क्लियर कवर छोड़ के ही उसको प्लेस करते हैं, करेक्ट। फुटिंग के दोनों साइड में सबसे पहले हम लोग क्लियर कवर छोड़ेंगे और उसके बाद ही बचे हुए स्पेस के अंदर स्टील फिक्स करेंगे, राइट। तो इसीलिए हमें ये जो भी हमारे पास जो टोटल लॉन्गर स्पैन है यहाँ पे उसमें से हमें दोनों साइड से क्लियर कवर को सब्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक का फॉर्मूला आप सभी को क्लियर है। अब इसके बाद ये जो भी लेंथ हमको मिलेगी ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है स्पेसिंग से। विच स्पेसिंग? सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन दीज 2 मेन बार्स, ऑलराइट। बॉटम मेश के अंदर यहाँ पे इस ड्राइंग में बॉटम मेश के अंदर जो भी मेन बार्स फिक्स होने वाले हैं उनकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है FC3 फुटिंग के लिए जो कि यहाँ पे दी गई है 130 mm सेंटर टू सेंटर और डायमीटर ऑफ द बार दिया गया है 8 mm। सिमिलरली बॉटम मेश में ही डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए अगेन सेम डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं, डायमीटर ऑफ द बार है 8 mm और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 130 mm, राइट। तो बेसिकली मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दोनों के डिटेल्स सेम ही है। तो ये डिटेल्स यूज करके हम लोग अभी नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अभी हम लोग इस फॉर्मूला में स्पेसिंग से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे एक क्यों ऐड कर रहे हैं ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है जनरली, अगर आप लोग फिर से इस ड्राइंग में जाएंगे जिसका नाम है फुटिंग्स एंड कॉलम डिटेल्स, और अगर आप लोग इस क्रॉस सेक्शनल व्यू को रेफर करेंगे, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम एंड फुटिंग। अब क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या होता है, किसी भी आरसीसी मेंबर को अगर आप वर्टिकली कट करोगे उसके सेंटर से और उसको एक साइड से देखोगे तो उस मेंबर को कट करने के बाद वो साइड से उसमें आपको कौन कौन से डिटेल्स दिखने वाले हैं उस व्यू को कहते हैं क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग है फुटिंग एंड कॉलम की, जिसमें अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे फुटिंग के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉटम मेश भी दिखाई गई है और टॉप मेश भी दिखाई गई है, राइट। इस तरीके से FC3 फुटिंग के अंदर स्टील फिक्स होने वाला है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हमने अब भी देखा जस्ट कि मेन बार जब भी प्लेस होंगे बॉटम साइड में, करेक्ट, तो हमने लॉन्गर स्पैन ऑफ द फुटिंग में से 2 साइड से क्लियर कवर सबसे पहले सब्सट्रैक्ट कर दिया। जो भी हमारा टोटल लॉन्गर साइड का जो लेंथ था फुटिंग का उसमें से हमने 2 टाइम्स क्लियर कवर सब्सट्रैक्ट किया। अब जो बचा हुआ लेंथ है उसको अगर आप डायरेक्टली स्पेसिंग से डिवाइड करोगे तो होगा क्या, वो फॉर्मूला ये कंसिडर करेगा कि आपका जो पहला बार है वो यहां पे प्लेस हो रहा है। हालांकि जो पहला बार फुटिंग में प्लेस होता है वो हमारा जो फुटिंग का कवर छोड़ के इमीडिएटली यहीं पे प्लेस होता है, राइट। बट वो फॉर्मूला अगर आप उसमें एक ऐड नहीं करते हैं, ओनली अगर आप लॉन्गर स्पैन लेंथ
माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग। बस इतना ही फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा, वो फॉर्मूला ये कंसिडर करेगा कि इस पॉइंट से हमारी पहली स्पेसिंग है और पहला बार हमारा यहां से प्लेस हो रहा है, जो कि गलत है। एक्चुअल में पहला बार हमारा यहीं पे प्लेस होगा, राइट। तो अगर आप ओनली डिवाइडेड बाय स्पेसिंग करके उस फॉर्मूला को छोड़ दोगे, अगर उसमें आप एक ऐड नहीं करोगे, 1 ऐड नहीं करोगे, तो आपको एक बार की क्वांटिटी हमेशा कम मिलेगी, राइट, टोटल नंबर ऑफ बार्स को कैलकुलेट करते समय। तो इसीलिए हमेशा ऑलवेज जब भी आप टोटल नंबर ऑफ बार्स को निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके, तो हमेशा उसमें आपको +1 करना है, ताकि ये जो छूटा हुआ बार है उस फॉर्मूला के अंदर वो भी कवर हो जाएगा और आपको करेक्ट नंबर ऑफ बार्स मिलेंगे, राइट। तो इसीलिए हमेशा हमें ये +1 ऐड करना पड़ता है, चाहे वो मेन बार का केस हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का केस हो, ऑलराइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है टोटल नंबर ऑफ बार्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी इस फॉर्मूला के अंदर सिंपली हम लोग डिटेल्स को पुटअप करेंगे। तो जैसे कि हमारा जो लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन है, हमने ऑलरेडी इस ड्राइंग के अंदर देखा था इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर कि हमारा जो FC3 फुटिंग है उसका जो लेंथ है वो है 1500 mm, राइट। तो सेम लेंथ हमने लिया है, जो लॉन्गर साइड लेंथ है वो है 1500 mm माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। अब फुटिंग का क्लियर कवर कितना है ये कहाँ से हमको पता चलेगा, ये भी हमको पता चलेगा इस ड्राइंग में से ही। तो इस टेबल के नीचे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फुटिंग का क्लियर कवर हमको यहाँ पे दिया गया है एज 50 mm, राइट। तो सेम हमने यहाँ पे भी लिया है 2 टाइम्स क्लियर कवर। अब ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद, ये कैलकुलेशन करने के बाद इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको डिवाइड करना होगा स्पेसिंग से, करेक्ट, स्पेसिंग से। तो स्पेसिंग कितनी है वो भी हमने देखा FC3 फुटिंग के लिए। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे बोथ मेन बार्स के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए भी स्पेसिंग इज 130 mm सेंटर टू सेंटर, करेक्ट। सो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है 130 से, राइट। और इस टोटल वैल्यू को, ये जो भी वैल्यू मिलेगी उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा 1, जैसे हमने डिस्कस किया है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा इसका वो मिलेगा समथिंग लाइक 11.76 समथिंग, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको उसको राउंड अप करना है एज 12, बिकॉज ऑब्वियसली हम पॉइंट्स में यहाँ पे बार्स को फिक्स नहीं कर सकते, डेसिमल्स में हम बार्स को फिक्स नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको उस वैल्यू को राउंड अप करना होगा। तो यहाँ पे हमको मेन बार्स की क्वांटिटी मिल रही है 12 नंबर्स, ऑलराइट। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। तो बिल्कुल सेम मेथड, सेम फॉर्मूला हमको यूज करना है, बस इसमें ओनली 1 चेंज होगा, स्मॉल चेंज होगा कि यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन की जगह हमें लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो हमेशा फुटिंग के अंदर प्लेस किए जाते हैं पैरेलल टू द लॉन्गर स्पैन ऑफ द फुटिंग, करेक्ट। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो हमें इस बार शॉर्टर स्पैन को कंसिडर करना होगा, करेक्ट। सो दिस शॉर्टर स्पैन minus 2 times this side clear cover, right? So length of short span minus 2 times clear cover divided by spacing plus 1, this is our formula. तो सिंपली अभी हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर डिटेल्स पुटअप करेंगे, डायमेंशंस पुटअप करेंगे। तो हमारा जो लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन है वो है 1350 mm, जो हमें यहाँ पे ड्राइंग से मिलेगा, करेक्ट। FC3 फुटिंग के लिए जो विड्थ है वो है 1350 mm। सेम विड्थ हमने यहाँ पे भी ली है माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1। तो इस फॉर्मूला को यूज करके अगर आप लोग ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको अगेन जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा समथिंग लाइक 10.7 समथिंग, ऑलराइट। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उसको हमको राउंड अप करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर हमको मिलेगा 11 नंबर्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हमको मिले हैं एज 11 नंबर्स, ऑलराइट। अब इसी तरीके से दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि जब भी आप साइट पे काम करना स्टार्ट करोगे और वहां पे आपको जब भी BBS बनाने के लिए बोला जाएगा तो वो आपको MS Excel सॉफ्टवेयर के अंदर बनाना पड़ता है। इस तरीके से मैन्युअली हम लोग कभी भी साइट में BBS नहीं बनाते, ठीक है। वो हमेशा आपको MS Excel सॉफ्टवेयर में बनाना पड़ता है। हर एक RCC मेंबर का, जैसे कि हम अभी फुटिंग का BBS बनाना सीख रहे हैं, उसी तरीके से जो कॉलम्स है, बीम्स है, स्लैब्स है, स्टेयरकेस है, सभी का आपको एक अलग अलग फॉर्मेट होता है BBS बनाने का। सभी इसमें BBS बनाने की प्रोसीजर है थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो क्या हर एक RCC मेंबर का फॉर्मेट होता है, कैसे MS Excel सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टील की, BBS कैसे बनाते हैं MS Excel सॉफ्टवेयर में, ये अगर आपको सीखना है और उसके साथ ही अगर आपको ये भी सीखना है कि कंप्लीट बिल्डिंग के लिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, फ्रॉम एक्सकेवेशन टू पेंट वर्क,
हर एक एक्टिविटी की, हर एक आइटम ऑफ वर्क की क्वांटिटी और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक प्रोफेशनल लेवल का BOQ शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट कैसे बनाते हैं, उसमें रेट्स को कैसे कोट करते हैं, स्पेसिफिकेशंस हमको कहाँ से लेने होते हैं, हाईली एक्यूरेट एस्टीमेट कैसे बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, पर बेसिकली इस पर्टिकुलर स्किल के अंदर अगर आपको मास्टरी लेनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को डिटेल में सिखाऊंगा कि किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो सिंगल स्टोरीड बिल्डिंग हो, चाहे वो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हो, या चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग हो, किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए आप कैसे डिटेल्ड एस्टीमेट बना सकते हैं, कैसे हर एक आइटम ऑफ वर्क की क्वांटिटी और कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी होती है साइट पे इन एक्चुअल। जो हमें बुक में सिखाया जाता है वो नहीं, बुक में तो हमें सेंटर लाइन मेथड, लॉन्ग वॉल मेथड ये सब सिखाया जाता है, राइट। बट अगर आप साइट पे जाते हैं तो वहाँ पे ये मेथड्स बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होती है RCC स्ट्रक्चर के लिए। तो इस कोर्स के अंदर एग्जैक्टली मैं आप लोगों को वही सिखाता हूँ जो आपको साइट पे जाके फॉलो करना होता है। बेसिकली दोस्तों, इस कोर्स को बनाने के लिए मुझे 3 साल लगे हैं और हर दिन मैं उसमें 1% इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करता हूँ, हर दिन मैं कुछ उसमें नए अपडेट्स लाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं कि 3 साल के अंदर वो कोर्स अभी किस लेवल पे आया होगा, कितनी चीज़ें उसमें अपडेट हुई होंगी, राइट। तो मैं इतनी गारंटी देता हूँ कि वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए अपना खुद का एस्टीमेट बना पाओगे बहुत ही आसानी से एंड विथ फुल एक्यूरेसी। ये मेरी तरफ से आपको गारंटी है। और अगर आपको पहले 7 दिन में ही अगर कोर्स पसंद नहीं आता है, अगर आपको कोर्स में कुछ कमी लगती है, तो मैंने उसमें 100% मनी बैक गारंटी भी रखी है। आपके टोटल पैसे में रिफंड करूंगा अगर आपको कोर्स नहीं पसंद आता है तो पहले 7 दिनों में ही, ठीक है। तो अगर आप सही में इंटरेस्टेड है अपना करियर रैपिडली ग्रो करने में, बहुत जल्द ग्रो करने में, तो आपको इस स्किल को मास्टर करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप कोर्स करने में इंटरेस्टेड है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसके ऊपर क्लिक करके सारे कोर्स डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। कोर्स का सिलेबस क्या है, कितने दिन का कोर्स है, कितने दिन का एक्सेस आपको मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लाइफ टाइम का एक्सेस आपको दिया है कोर्स का। बेसिकली ये एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है जिसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। तो आप कभी भी आपके टाइम के मुताबिक जब भी आपको टाइम मिलता है उसके हिसाब से आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो सारे जो डिटेल्स है आप लोग उस लिंक पे जाके देख सकते हो और वहीं पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है। तो अभी फिलहाल जो स्पेशल ऑफर चल रहा है उसका फायदा उठाइए और आज ही कोर्स में एनरोल कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी कि हमने जो टोटल नंबर ऑफ बार्स अभी पहले स्टेप में कैलकुलेट किए हैं उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। तो यहाँ पे दोस्तों सेकेंड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना होता है कटिंग लेंथ अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अगेन यहाँ पे भी हम लोग मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए अलग अलग कटिंग लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो भी मेन बार्स है और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है उनको इस तरीके से दोनों एंड पे बेंड किया जाएगा 90 डिग्री में, ठीक है। अगर आप लोग इस क्रॉस सेक्शन को देखोगे अगेन इस ड्राइंग के अंदर, अगर आप लोग फुटिंग एंड कॉलम्स क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बॉटम मेश है और जो टॉप मेश भी है, उन दोनों केसेस में हमारे जितने भी मेन बार्स है और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है उनको इस तरीके से दोनों एंड पे 90 डिग्री में बेंड किया जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की केस में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे उस बेंड पोर्शन का लेंथ हमको दिया गया है 100 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट अवे ये जो बेंड पोर्शन का जो लेंथ है वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे ले लेंगे 100 mm, क्योंकि अभी हमने देखा कि डायरेक्टली हमें ये ड्राइंग में ही दिया गया है, राइट। उसके बाद हमारा ये जो स्ट्रेट पोर्शन है इस मेन बार का, उसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि मेन बार्स आर ऑलवेज प्लेस पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन ऑफ द फुटिंग, करेक्ट। हमारे जो मेन बार्स होते हैं वो हमेशा प्लेस किए जाते हैं पैरेलल टू द शॉर्टर स्पैन ऑफ द फुटिंग। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कंसिडर किया है लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन, क्योंकि हमें कटिंग लेंथ निकालनी है इस मेन बार के स्ट्रेट पोर्शन की, राइट। तो इस लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन में से अभी हम लोग डिडक्ट करेंगे 2 टाइम्स क्लियर कवर, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि फुटिंग के अंदर जब भी बार्स प्लेस किए जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कवर को छोड़ते हैं और देन बचे हुए लेंथ के अंदर हम लोग बार्स को फिक्स करते हैं, राइट। तो इसीलिए हमें लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन में से अगर हम लोग दोनों साइड से क्लियर कवर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें एग्जैक्टली इस स्ट्रेट पोर्शन की कटिंग लेंथ मिलेगी, राइट। तो इस फॉर्मूला को यूज करके सिंपली इस फॉर्मूला में हम लोग डिटेल्स पुटअप करेंगे तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन कितनी है हमारी 1350 mm, राइट। ऑलरेडी हमने देखा है ड्राइंग से, ये वैल्यू हमने ली है -2 टाइम्स क्लियर कवर,
क्लियर कवर कितना है हमारा फुटिंग का 50 mm, ये भी हमने ड्राइंग से ही लिया है, राइट। तो लेंथ ऑफ शॉर्ट स्पैन माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, ये कैलकुलेशन अगर आप लोग करोगे तो आपको इस पर्टिकुलर स्ट्रेट पोर्शन की कटिंग लेंथ मिलेगी एज 1250 mm। ऑल राइट, तो इस तरीके से हमने मेन बार के लिए अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बार, उस बार का हर एक जो पीस है उसके लिए हमने कटिंग लेंथ यहाँ पे निकाली है, राइट। सिमिलरली अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे भी अगेन जो ये बेंड पोर्शन की लेंथ है वो हम लोग लेंगे एज 100 mm, विच इज बिंग डायरेक्टली गिवन इन द ड्राइंग ओनली, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। उसके बाद जो हमारा ये स्ट्रेट पोर्शन है इस डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का, उसकी लेंथ कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो हमने ऑलरेडी देखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आर ऑलवेज प्लेस्ड पैरेलल टू द लॉन्गर स्पैन ऑफ द फुटिंग, करेक्ट। तो इस बार हम लॉन्गर साइड को कंसिडर करेंगे, जैसे कि मेन बार्स के केस में हमने शॉर्टर स्पैन को कंसिडर किया था, उसी तरह हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के केस में लॉन्गर स्पैन को कंसिडर करेंगे, राइट। तो लॉन्गर स्पैन, लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर। तो अगेन सिंपली इसमें हम लोग डिटेल्स को पुटअप करेंगे। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग स्पैन है हमारा 1500 mm माइनस 2 टाइम्स क्लियर कवर, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो अगेन अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये कटिंग लेंथ मिलेगी स्ट्रेट पोर्शन की एज 1400 mm, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बार का हर एक पीस का हमने यहाँ पे कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया है। अब इसका हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो हमारा थर्ड स्टेप होगा, वो होगा टू कैलकुलेट द टोटल कटिंग लेंथ ऑफ द बार, ठीक है। यहां पे हमने हर एक पीस का सेपरेट सेपरेट कटिंग लेंथ निकाला है, राइट। तो अभी हम यहां पे टोटल कटिंग लेंथ निकालेंगे, ये सारे वैल्यूज ऐड करके इस बार का टोटल कटिंग लेंथ निकालेंगे हम, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक बार दोनों एंड पे 90 डिग्री में बेंड किया गया है, राइट, मेन बार्स भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी। तो बेसिकली जहां भी बार को बेंड किया जाता है तो उसके लिए हमें कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते समय, फाइनल कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते समय हमें उनके लिए बेंड डिडक्शन करना होता है। अब ये बेंड डिडक्शन क्या होता है और हमें ये क्यों करना होता है, ये मैं अभी आप लोगों को क्विकली बताता हूं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इस तरीके से जब भी बार बेंड होता है तो उस बेंड पोर्शन पे बार स्ट्रेच हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि स्टील एक इलास्टिक मटेरियल है, राइट। तो जैसे ही वो बेंड किया जाता है तो वो हल्का सा स्ट्रेच हो जाता है उस बेंड पोर्शन पे, राइट। अब हमें अगर एक्चुअल कटिंग लेंथ कैलकुलेट करनी है तो बेसिकली ये बार तो स्ट्रेच होगा बेंड करने के बाद, बट जब हम बार कट करेंगे तब ये बार बेंड नहीं होगा, राइट, ये बार स्ट्रेट ही होगा तब। तो इसीलिए जब हम ओरिजिनल पोजीशन में जो बार है उस पोजीशन में जो कटिंग लेंथ हमको कैलकुलेट करनी है तो वो एग्जैक्ट कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें ये बेंड डिडक्शन करना पड़ता है। ये जो एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पे ऐड हुई है उसको हम लोग डिडक्ट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बेंड डिडक्शन, ऑलराइट। अब वो कैसे करना होता है, तो जैसे कि अगर 45 डिग्री का बेंड है, ये डिपेंड करता है कि बार कितनी डिग्री में बेंड किया गया है, उसके ऊपर कितना बेंड डिडक्शन करना है ये डिपेंड करता है। तो जैसे कि अगर 45 डिग्री बेंड है तो उसमें हम लोग डिडक्शन करते हैं एज 1D। सिमिलरली अगर 90 डिग्री बेंड है तो उसमें हमको डिडक्शन करना पड़ता है एज 2D, एंड फॉर 135 डिग्री बेंड हमें डिडक्शन फैक्टर लेना पड़ता है 3D। अब ये 1D 2D 3D क्या है, 1D मतलब 1 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, 2D मतलब 2 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, एंड 3D मतलब 3 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है। तो ये डिडक्शन फैक्टर्स हमें यूज करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ बेंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो बेंड है वो 90 डिग्री में है, राइट। दोनों साइड में जो ये बार बेंड होने वाला है वो 90 डिग्री में होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग अभी यूज करेंगे इसका जो डिडक्शन फैक्टर वो 2D डिडक्शन फैक्टर हम लोग यूज करने वाले हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेट अस कैलकुलेट द टोटल कटिंग लेंथ ऑफ द बार्स, करेक्ट। तो अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन बार से। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ईच पीस की इस बार में इस पर्टिकुलर बार में अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द बार हर एक पीस के लिए हमने कटिंग लेंथ ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, राइट। अब इसको अगर आप इन तीनों वैल्यूज को अगर ऐड करोगे a प्लस बी प्लस सी, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर लेंथ को हमने कंसिडर किया है एज a और इस पर्टिकुलर लेंथ को हमने कंसिडर किया है एज b एंड इस पर्टिकुलर लेंथ को हमने कंसिडर किया है c। तो a प्लस बी प्लस सी इन तीनों वैल्यूज को अगर आप ऐड करोगे एंड उसमें से जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि उसमें से हमें इन दोनों बेंड्स के लिए बेंड डिडक्शन करना होगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे 2 बेंड्स है, दोनों एंड्स पे 2 बेंड्स है इस पर्टिकुलर बार के अंदर, राइट। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे ये फैक्टर लिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2D,
करेक्ट, बिकॉज दोनों एंड्स पे बार यहाँ पे बेंड हो रहा है इसलिए 2, एंड जैसे कि बार्स यहाँ पे 90 डिग्री में बेंड हो रहे हैं दोनों एंड पे, तो इसका डिडक्शन फैक्टर होगा 2d. सो 2 मल्टीप्लाइड बाई d. d इज व्हाट? d इज द डायमीटर ऑफ द बार विच इज 8 mm, राइट. सो ये 8 mm हमको कहाँ से मिला है? ये भी हमको मिला है इस ड्राइंग से ही, इस पर्टिकुलर टेबल से ही हमको ये मिला है. दोनों मेन बार्स के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए भी बॉटम मेश के अंदर जो डायमीटर ऑफ द बार है वो है 8 mm. ठीक है, तो इसीलिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे ली है 8 mm. तो इस तरीके से अगर आप लोग बेंड डिडक्शन करोगे इस टोटल लेंथ से, तो आपको फाइनल एग्जैक्ट एक्यूरेट कटिंग लेंथ मिलेगी मेन बार्स के लिए एज 1418 mm. ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ. उसके बाद इन द सेम वे नाउ वी कैन कैलकुलेट द कटिंग लेंथ फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन बार्स ऑल्सो, राइट. तो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स की केस में भी हम लोग सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे. अगेन हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और उसमें से हम लोग बेंड डिडक्शन करेंगे. करेक्ट. तो अगेन यहाँ पे भी दोनों एंड पे 90 डिग्री बेंड्स है, तो अगेन यहाँ पे डिडक्शन फैक्टर होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2d, राइट. तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको फाइनल इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ मिलेगा 1568 mm. ऑलराइट. तो इस तरीके से हमने मेन बार्स का भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स का भी जो बॉटम मेश में फिक्स होने वाले हैं, इन दोनों बार्स का कटिंग लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों जो हमने कटिंग लेंथ कैलकुलेट की है मेन बार्स के और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के, तो वो हमने किए हैं मिलीमीटर्स में. बट यहाँ पे हमको फाइनल टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए बार्स का हमें ये लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है मीटर्स में. तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो 4th स्टेप है उसमें हम लोग इन वैल्यूज को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? जस्ट सिंपली वॉट एवर लेंस दैट वी हैव गॉट इन मिलीमीटर्स, जो भी हमको कटिंग लेंस मिले मिलीमीटर्स में, उनको हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 से. दैट्स इट. करेक्ट, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स. तो सिंपली अगर आप लोग उन दोनों वैल्यूज को ऐसी इस तरीके से 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको फाइनल कटिंग लेंथ मिलेगी मीटर्स में, वो कन्वर्ट हो जाएगी मीटर्स में, राइट. तो मेन बार्स के लिए हमें कटिंग लेंथ मिल रही है 1.418 मीटर्स. सिमिलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है उनके लिए भी सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, द कटिंग लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार्स इन मिलीमीटर्स डिवाइडेड बाय 1000. तो ये कटिंग लेंथ आपको मिलेगी 1.56 मीटर्स. ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा 4th स्टेप. उसके बाद जो 5th स्टेप है वो ये है दोस्तों कि हमें यूनिट वेट कैलकुलेट करना होगा उस बार का, जो भी मेन बार से डिस्ट्रीब्यूशन बार से उनका जो डायमीटर ऑफ बार है उसके अकॉर्डिंग हमें उसके लिए यूनिट वेट कैलकुलेट करना होगा. ठीक है, अब यूनिट वेट मतलब क्या? यूनिट वेट कैलकुलेट किया जाता है केजी पर मीटर में. तो इसका मतलब होता है, यूनिट वेट का मतलब यह है कि 1 मीटर लेंथ ऑफ बार के लिए कितना वेट होगा, वो भी किलोग्राम्स में, उसे कहते हैं यूनिट वेट. 1 मीटर लेंथ के बार का हम लोग वेट कैलकुलेट करते हैं किलोग्राम्स में और उसे कहा जाता है यूनिट वेट. ऑलराइट, तो अभी हम लोग देखेंगे कि यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है जो है d²/162. अब डायमीटर ऑफ द बार हमको लेना है मिलीमीटर्स में. ऑलराइट, सो d²/162. इसमें अगर आप लोग वैल्यूज पुटअप करेंगे तो जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है कि मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दोनों के लिए डायमीटर ऑफ द बार 8 mm ही है. ड्राइंग में हमने ऑलरेडी देखा है, राइट. यहाँ पे इस टेबल में इस लास्ट कॉलम में जो है फुटिंग रीइंफोर्समेंट का कॉलम, उसमें हमने देखा है कि बॉटम मेश में मेन बार्स के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए भी दोनों के लिए 8 mm डायमीटर यहाँ पे दिया गया है, राइट. तो इसीलिए यहाँ पे अभी फॉर्मूला में डायमीटर ऑफ बार की जगह हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे 8 mm. सो 8² डिवाइडेड बाय 162. तो ये आंसर आपको मिलेगा 0.40. तो हमको यहाँ पे यूनिट वेट मिला है 8 mm डाया बार के लिए 0.40 kg पर मीटर. करेक्ट, इसका यूनिट है kg पर मीटर. अब इसके बाद 6th स्टेप है दोस्तों, फाइनल जो 6th हमारा स्टेप है वो ये है कि हमें टोटल वेट अभी कैलकुलेट करना है मेट्रिक टन्स में. तो आप लोगों को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप फाइनल वेट कैलकुलेट करेंगे रीइंफोर्समेंट का, डिटेल एस्टीमेट बनाते समय भी और बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते समय भी, तो हमेशा आपको वो फाइनल वेट मेट्रिक टन्स में ही कैलकुलेट करना होता है. क्योंकि अकॉर्डिंग टू IS कोड हमारा जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है रीइंफोर्समेंट क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए वो है मेट्रिक टन्स. ऑलराइट, तो अब यहाँ पे टोटल वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा जो है लेंथ ऑफ वन सिंगल बार. करेक्ट, यहाँ पे जो भी हमने कटिंग लेंथ कैलकुलेट की है मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए, तो ये ओनली वन सिंगल बार के लिए हमने कैलकुलेट की है, राइट. तो यहाँ पे अभी फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ वन सिंगल बार, कटिंग लेंथ ऑफ वन सिंगल बार मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेट जो हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, यूनिट वेट ऑफ द बार मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ बार्स.
अब टोटल नंबर ऑफ बार्स मतलब क्या, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में निकाला था, टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स और टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार्स, तो उससे हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा एंड फाइनली नंबर ऑफ सेट्स। अब ये नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होता है ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। तो बेसिकली अगेन आप लोग इस ड्राइंग में जाओगे, फुटिंग्स एंड कॉलम डिटेल्स, और उसमें अगेन आप लोग अगर इस फुटिंग स्केड्यूल कॉलम को देखोगे, इस फुटिंग स्केड्यूल टेबल को देखोगे, तो उसमें बेसिकली आपको ये देखना होगा कि ये जो FC1 टाइप ऑफ फुटिंग है ये कितनी जगह पे कंस्ट्रक्ट होने वाली है, उस स्ट्रक्चर के अंदर कितनी बार ये कंस्ट्रक्ट होने वाली है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो C1, C4, C12 ये 3 कॉलम के अंदर ये सेम FC1 फुटिंग कास्ट होने वाली है, यानी कि इसका नंबर ऑफ सेट्स होगा 3, क्योंकि ये 3 जगह पे कास्ट होने वाली है सेम फुटिंग, करेक्ट। तो हम लोग इसका नंबर ऑफ सेट्स लेंगे 3, राइट। सिमिलरली हमारा जो FC3 फुटिंग है वो ओनली कास्ट होने वाला है इस C6 कॉलम के नीचे ही, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ सेट्स होगा वो होगा ओनली 1, क्योंकि ये फुटिंग ओनली एक ही जगह पे उस स्ट्रक्चर के अंदर कास्ट होने वाली है, तो इसलिए हमारा जो नंबर ऑफ सेट्स होगा वो होगा 1। तो इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ सेट्स को कैलकुलेट करना होगा, इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ सेट्स को लेना होगा ड्रॉइंग से, ठीक है। अब सिंपली मेन बार्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स के लिए हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुटअप करेंगे, ठीक है। तो मेन बार्स की केस में हमारा जो लेंथ ऑफ कटिंग लेंथ ऑफ वन सिंगल मेन बार है वो हमको मिला है एज 1.418 मीटर्स, राइट। तो वही हमने यहाँ पे ली है, वही वैल्यू हमने यहाँ पे ली है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ द बार विच इज 0.40, तो अगेन सेम वैल्यू हमने यहाँ पे ली है 0.40 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ बार्स। अब अगर आपको याद होगा कि इन केस ऑफ मेन बार्स हमको टोटल नंबर ऑफ मेन बार्स मिले थे 12, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ सेट्स, जो अभी हमने देखा था कि नंबर ऑफ सेट्स है FC3 टाइप ऑफ फुटिंग के लिए ओनली 1, राइट। तो ये वैल्यूज सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आपको मिलेगा उसको आपको डिवाइड करना होगा 1000 से। क्यों? क्योंकि अब भी हमने डिस्कस किया था कि हमें हमेशा रीइंफोर्समेंट की क्वांटिटी मेट्रिक टन्स में कैलकुलेट करनी होती है, राइट। तो अभी डायरेक्टली अगर आप इस फॉर्मूला से क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा किलोग्राम्स में, केजी में। तो अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है मेट्रिक टन्स में तो इसीलिए आपको इसको डिवाइड करना होगा 1000 से, क्योंकि 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजीज, राइट। तो ये यूनिट कन्वर्जन फैक्टर यूज करके हम लोग इसकी क्वांटिटी मेट्रिक टन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फाइनल आंसर आपको मिलेगा मेट्रिक टन्स में एज 0.0068 मेट्रिक टन्स, यानी कि 6.8 केजीज। तो ये टोटल वेट हमको मिला है मेन बार्स के लिए। इस फुटिंग के बॉटम मेश में जो मेन बार्स फिक्स होंगे उनका वेट हमको यहाँ पे मिला है, ठीक है। सिमिलरली जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है उनके लिए भी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो द टोटल कटिंग लेंथ ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बार्स is that we have got it as 1.56 meters, right। तो वो हम लोग यहाँ पे लेंगे multiplied by the unit weight of the bar multiplied by the total number of distribution bars that we have got it as 11, right, and multiplied by the number of sets। so again इस particular calculation के बाद उसको आपको डिवाइड करना होगा 1000 से, so that this value will be converted to metric tons and then finally you will get this answer again as 0.0068 मेट्रिक टन्स, ठीक है, यानी कि 6.8 केजीज। तो अभी फाइनली अगर आप इन दोनों वैल्यूज को अगर आप ऐड करोगे, मेन बार्स वेट प्लस डिस्ट्रीब्यूशन बार्स वेट, इन दोनों वैल्यूज को अगर आप लोग ऐड करोगे तो आपको टोटल वेट मिलेगा उस बॉटम मेश का। बॉटम मेश में जो भी मेन बार्स और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स फिक्स होने वाले हैं उन सभी बार्स का टोटल वेट आपको यहाँ पे मिलेगा इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद, करेक्ट। अब यही सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है टॉप मेश के लिए भी, सेम प्रोसीजर, नथिंग डिफरेंट, ओके। सेम प्रोसीजर फॉलो करके आप टॉप मेश की भी क्वांटिटी आसानी से निकाल सकते हो। अब एक बार आपने टोटल वेट कैलकुलेट कर लिया उसके बाद आप उसका कॉस्ट भी निकाल सकते हो स्टील का। कैसे? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो भी आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिली है, जैसे कि हमको यहाँ पे क्वांटिटी मिली है 0.0068 मेट्रिक टन्स। तो ये मेट्रिक टन्स में जो भी क्वांटिटी मिली है सिंपली आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा स्टील के रेट के साथ, जो भी करंट रेट चल रहा है स्टील के मार्केट में उस रेट के साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उसका कॉस्ट भी मिल जाएगा, राइट। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल फिलहाल 62 रुपीज़ या 63 रुपीज़ के बीच में मार्केट रेट चल रहा है स्टील के लिए। तो लेट अस एज्यूम दैट द रेट इज 62,000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन, ऑलराइट। तो ये दोनों वैल्यूज को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिलेगी, वो होगा आपका टोटल कॉस्ट फॉर स्टील,
ऑलराइट, तो ये एक एग्जांपल बताया मैंने। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद जो भी टोटल वेट आपको मिलेगा, सिंपली उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा उसके रेट के साथ। जो भी पर मेट्रिक टन का रेट है मार्केट में आज के डेट में, उसके साथ अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उसका कॉस्ट भी मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग क्वांटिटी और कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइप की फुटिंग के लिए। इस प्रोसीजर को फॉलो करके इस तरीके से बीबीएस बना के आप लोग आसानी से स्टील की क्वांटिटी और कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो भी प्रोसीजर मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सिखाई फुटिंग का बीबीएस प्रिपेयर करने के बारे में, तो वो आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। उनके ऊपर जल्द से जल्द मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो दोस्तों यहीं पे हम लोग अभी रुकेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।